नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल सुबोध गुरुजी में। दोस्तों, मैं नरेंद्र चौहान, व्याख्याता कॉमर्स, सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल। दोस्तों, हमने इससे पहली क्लास के अंतर्गत 11th कॉमर्स के राजस्थान बोर्ड आरबीएससी के सिलेबस के अंतर्गत हमने उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया कि उसके सिलेबस को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, जो दो भाग हैं, उसके पहले भाग को व्यवसाय के आधार का नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत हम व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं के बारे में देखते हैं। जैसे व्यवसाय क्या है, वाणिज्य क्या है, व्यापार क्या है, व्यापार की कौन कौन सी सहायक क्रियाएँ होती हैं, उभरती हुई जो पद्धतियाँ होती है ना, उसके बारे में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड पार्ट को हमने फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में देखा था कि फाइनेंशियल सर्विस से संबंधित कंपनियां क्या होती है, कंपनी का निर्माण कैसे होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, अंतर्राज्यीय व्यापार क्या है, बैंकिंग क्या है, ये सब हम जो है पार्ट सेकंड के अंतर्गत देखते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, आज हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर फर्स्ट के बारे में शुरुआत करते हैं, जो पार्ट 1 के अंतर्गत दिया हुआ है, जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस, ट्रेड और वाणिज्य, ये हमारा जो है चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बिजनेस क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें, क्या नीड्स हमें रिक्वायरमेंट रही कि हमें बिजनेस करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि मैं बिजनेस की बात करूं तो ये कोई नया वर्ड नहीं है। बिजनेस, व्यवसाय जो है सदियों पुराना, पौराणिक जमाने से, यानी हम हमारे आदि काल की बात करें तब भी बिजनेस जो है वो चला आ रहा है। बिजनेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्रदान की जाती है। अर्थात वर्तमान समय में तो यदि हम रिसेंटली टाइम की अगर हम बात करें, प्रेजेंट की टाइम बात करें, तो यदि हम बाजार से कोई सामान लेकर आते हैं या हम कोई इकोनॉमिकल कंडीशंस की फुलफिल करते हैं, हम किसी प्रोसेस की को देखते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि यदि मैं बाज़ार से ये मार्कर पेन लेकर आया तो उसके लिए मुझे बाज़ार में मैं ये चाहूँ कि मैं उसको 1 किलो चावल दे दूँ, तो शायद ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान समय जो है वो मनी का समय है। यानी मुझे किसी वस्तु के लिए बाज़ार में जो है लोगों को, या बाज़ार में बेचने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं, निर्माता है या उत्पादक है, उसको मुझे मनी देनी पड़ेगी, उसे मुझे धन देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। जब इस प्रकार की प्रोसेस पूरी होती है तो उसे वर्तमान समय में बिजनेस कहा जाता है। तो दोस्तों, बिजनेस केवल ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, इसको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पीछे लेके जाते हैं। इससे पहले यदि अपने देश के ऊपर अंग्रेजों का राज था, फॉरेन जो है कंट्री के लोग हमारे ऊपर आकर हमको, हमारे देश को उपनिवेशक बना दिया था। जब वो लोग हमारे देश के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि वस्तु के बदले वस्तु का ट्रांजैक्शन होता था, गुड्स टू गुड्स ट्रांजैक्शन होता था, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। उससे पहले राजा महाराजाओं का राज चलता था, हिज हाइनेस का राज चलता था। उन्होंने भी देखा कि भाई गुड्स टू गुड्स नहीं होगा, तो उन्होंने अपने कुछ कॉइन्स बनाए, अपने कुछ सिक्के बनाए। जैसे राजा महाराजा होते थे, उनका जो राज्य होता था, उनकी जहाँ तक बाउंड्री लगती थी, सीमा लगती थी, वहाँ तक उन्होंने अपने सिक्के बनाए। जैसे अगर मैं जोधपुर की बात करूँ, जोधपुर में चांदोड़ी सिक्के चलते थे, राजशाही सिक्के चलते थे। उन सिक्कों पर राजा की मोहर लगी हुई होती थी और वह सिक्के कुछ वस्तुओं के लिए निर्धारित किए गए थे। उन वस्तु के बदले आप सिक्के देते और लोग आपको वस्तु प्रदान करते थे। इससे अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने भी जो है वो करेंसी का डेवलपमेंट किया, करेंसी को और अच्छा बनाया, पेपर करेंसी लेकर मार्केट के अंदर आए और भी बहुत कुछ उन्होंने परिवर्तन किया। उसके आगे हम और चलते हैं, तब
पुराने ज़माने की बात करते हैं तो वहाँ पर गुड्स टू गुड्स होता था, यानी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को सामान बेचकर अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था। तो धीरे धीरे समय बदलता गया और आज हम ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि हम जो बिजनेस करते हैं, विदाउट मनी नो बिजनेस। यदि आपके पास आप मनी नहीं दे सकते हैं तब हम बिजनेस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए हमें मनी की आवश्यकता होती है। यदि मैं व्यवसाय को परिभाषित करूं या व्यवसाय के अर्थ को समझाऊं तो दोस्तों, व्यवसाय का मतलब होता है, बिजनेस का मतलब होता है एनी इकोनॉमिकल कंडीशन फुलफिल। यदि कोई भी आर्थिक प्रक्रिया को पूरा किया जाता है तो उसे व्यवसाय का नाम दिया जाता है। अर्थात जब दो व्यापारी आपस में मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और उसके लिए आर्थिक क्रिया होती है, धन कमाया जाता है, लाभ कमाया जाता है, तो उसे व्यवसाय का नाम दिया जाता है, उसे हम बिजनेस कहेंगे। दोस्तों, हम ये देखते हैं कि मनुष्य शुरुआत से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। उन वस्तुओं का निर्माण वह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। अब क्यों करता है, ये उसे समाज कहता है कि हमें इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, क्योंकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति करके वह समाज से धन प्राप्त करता है। जब वह समाज से धन प्राप्त करता है, उस धन को वापस वह अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में आगे बढ़ाने के लिए करता है। जब ये प्रक्रिया लगातार पूरी होती रहती है, निरंतर चलती रहती है, उसे व्यवसाय का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं व्यवसाय को आर्थिक क्रिया कहूँगा, इकोनॉमिक प्रोसेस। जब इकोनॉमिक्स प्रोसेस पूरी होती है तो उसे व्यवसाय कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स प्रोसेस में भी टू कंडीशंस होती है। एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। एक होती है आर्थिक क्रिया और एक होती है अनार्थिक क्रिया। दोस्तों, आर्थिक और अनार्थिक क्रिया का मतलब हो गया इकोनॉमिक प्रोसेस एंड नॉन इकोनॉमिक प्रोसेस। हमने अभी देखा कि बाजार में वस्तु के बदले हम जब मनी देते हैं तब हमें कोई गुड्स प्राप्त होती है, हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है। पर कुछ बाजार में ये तो हो गई गुड्स टू मनी, यानी गुड्स और मनी का जो रिलेशन हो गया वो हो गया आपके इकोनॉमिक प्रोसेस। यदि हम अनार्थिक क्रिया की बात करें तो अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत देखिए, अनार्थिक क्रिया एक नॉन इकोनॉमिक प्रोसेस ऐसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, उससे आप समझने की कोशिश करना। आपके घर में आपकी मम्मी खाना बनाती है। दोस्तों, खाना तो आप सभी खाते होंगे, माताएं बनाती है, बहन बनाती है, घर की जो औरतें होती हैं वह घर के काम काज में लगी रहती है। पर दोस्तों, आपने कभी सोचा कि उन्हें इस कार्य का बेनिफिट मिलता है, उन्हें पैसा मिलता है? नहीं मिलता। तो वो क्यों करती है ये काम? सोचिए, आपकी माँ आपके लिए खाना बनाती है तो वह खाना आपसे प्यार करती है, आप उनके बेटे हैं, वो अपने पति के लिए बनाती है, आपके लिए बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि उनके प्रति आपका स्नेह है, आपका प्यार है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसे हम अनार्थिक क्रियाओं के रूप में जानते हैं, नॉन इकोनॉमिक प्रोसेस के रूप में जानते हैं। जब यही काम यदि मान लीजिए कोई लेडी अपने फैमिली के लिए न कर उसको एक बिजनेस के रूप में बना ले, यानी टिफ़िन सर्विस शुरू कर दे, लोगों के लिए बनाए। ऐसे सर्विसमैन जो खाना नहीं बना सकते हैं, दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, वर्किंग प्लेस से बाहर चले जाते हैं और खाना की रिक्वायरमेंट होती है, भोजन करना होता है, तब इस प्रकार की जो मान लीजिए जो खाना वही मदर और सिस्टर घर पर बनाकर दूसरे लोगों को सेल करते हैं और उससे जो वो पैसा लेते हैं, मंथली लेते हैं, पर डे लेते हैं, तो उससे हम इकोनॉमिक प्रोसेस में रख देंगे। और वही जगह आपके लिए करें, आपके परिवार की जो वुमेन्स हैं, तो वह अनार्थिक क्रियाओं में माना जाएगा, क्योंकि उसमें अंदर कभी भी गुड्स एंड मनी नहीं होगा। आई बात समझ में आपको? तो आर्थिक क्रियाओं को हमने 2 पार्ट्स में बांटा। और आर्थिक क्रिया क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक प्रोसेस होनी चाहिए, यानी पैसा आना चाहिए किसी भी वस्तु का निर्माण कर देने के बाद। देखिए दोस्तों, इसी कड़ी के अंतर्गत मैं आपको ये बताऊं
अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आपने कई बार कई लोगों की सहायता की होगी। मान लीजिए आपने कभी किसी अंधे को रास्ता पार करवाया होगा, या कभी मान लीजिए किसी अपंग व्यक्ति की सहायता की होगी, और आप ऐसे कार्य को पर डे करते हैं, जब आप उसकी आवश्यकता होती है आप तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वह नॉन इकोनॉमिक प्रोसेस होती है, उसका धन से, उसका मनी से कोई लेना देना नहीं होता है। बट दोस्तों, यदि आप इस प्रकार के कार्य को करने के लिए पैसा ले लें, जैसे मान लीजिए आप बैंक के बाहर खड़े हैं और ऐसे लोग आते हैं जो बैंक के फॉर्म नहीं भर पाते हैं। आजकल तो कई प्राइवेट बैंक एंड गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर सुविधा हो गई है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, घर बैठे खाता खुलवा सकते हैं। बट मान लीजिए ऐसी भी कई जगह होती है जहाँ पर आप काम नहीं कर सकते, वो बेचारे अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और आप उनके लिए फॉर्म भरने की सुविधा के लिए बाहर एक काउंटर लगा लेते हैं, या ऐसे ही इस प्रकार का एक अपना लोगों के लिए सहायता करते हैं, और प्रति फॉर्म भरने के लिए 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ लेते हैं। तो ऐसी प्रोसेस ध्यान रखना इकोनॉमिक प्रोसेस होगी, उसे हम नॉन इकोनॉमिक प्रोसेस में नहीं ले सकते। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक टॉपिक क्लियर होता है, वो होता है कि व्यवसाय क्या है। तो व्यवसाय इज अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस। ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसका संबंध, जिसका रिलेशन यदि इकोनॉमिक से हो, यदि आर्थिक हो, धन की संबंधी क्रियाओं से हो, और उसको लेन देन के लिए पूरा किया जाए, तो ऐसी प्रोसेस बिजनेस कहलाएगी। और ऐसी प्रोसेस, इकोनॉमिक प्रोसेस के लिए 2 प्रकार की कंडीशंस है, 2 कंडीशंस होती है। एक होती है इकोनॉमिक कंडीशन, जिसका संबंध गुड्स टू मनी होता है या मनी टू गुड्स होता है, और एक होती है नॉन इकोनॉमिक प्रोसेस, जिसका मनी से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह एज अ प्रोसेस इकोनॉमिक प्रोसेस की तरह ही कार्य करती है, लेकिन उसके अंदर पैसा नहीं होता है। दोस्तों, आपको ये पॉइंट अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं कि हमारे व्यवसाय के अंतर्गत हमने इसके अर्थ को देखा। अब हम ये देखते हैं कि व्यवसायिक क्रियाएं कौन कौन सी थी, इसको भी हमने देख लिया। आगे हम देखते हैं व्यवसायिक क्रियाओं की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण ये जो इकोनॉमिक प्रोसेस है, व्यवसायिक क्रिया है, व्यवसाय की जो आर्थिक क्रिया है, अपने आप में इतनी अच्छी मानी जाती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है कि यह एक आर्थिक क्रिया है। हम इसको व्यावसायिक आर्थिक क्रिया के रूप में यदि हम देखते हैं, तो पहला, यह एक आर्थिक क्रिया है। देखिए दोस्तों, यह एक आर्थिक क्रिया क्यों है? क्योंकि हम इसके शब्द को अच्छे ढंग से जानते हैं कि यह एक इकोनॉमिक प्रोसेस है। इकोनॉमिक प्रोसेस क्यों है? अभी हमने इसके बारे में बात की कि व्यवसाय के अंतर्गत कभी कोई भी वस्तु यदि आप मार्केट से लाते हैं, विदाउट मनी नहीं मिल सकती है। मैं कुछ ऐसी वस्तुओं को जो अपवाद के रूप में हैं, जो कॉजेज़ के रूप में हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करता। यानी कि अगर आपको बाज़ार से अपने घर के लिए सामान लाना है, महीने के किराने का सामान लाना है, पर डे आप जिन वस्तुओं की रिक्वायरमेंट होती है, यदि आपको उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, तो आपको बिजनेस के अंतर्गत, बिजनेस प्रोसेस के अंतर्गत उसकी आर्थिक क्रियाओं का संपन्न करना होगा। यानी अब आप पैसा देंगे तो ही आपको बाजार से वस्तु मिल सकती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि यह एक आर्थिक क्रिया है। मैं इसके सेकंड प्रोसेस की बात करता हूँ कि इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होना चाहिए और उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं उनकी प्राप्ति। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड उसको रिसीव होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपने इसको एक आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक प्रोसेस तो बना दिया, बट जब तक आप गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, कंटिन्यूस नहीं करेंगे, उसको बाजार में लेकर नहीं आएंगे, तब तक इकोनॉमिक प्रोसेस यानी व्यवसाय की क्रिया को संपन्न नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा
कि बाजार के अंदर सभी प्रकार की वस्तुएं आपको देखने पर मिलती हैं, चाहे वो छोटी से छोटी वस्तु हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी वस्तु, यानी एक छोटी सुई से लगाकर एक बड़े एरोप्लेन तक की वस्तुएं बाजार में देखने को मिलती है। और उनकी सही समय पर उनकी प्राप्ति हो जाना ही बाजार की कंडीशन को फुलफिल करता है। इसलिए दोस्तों, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी होना जरूरी है और उनकी प्राप्ति होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इनकी प्राप्ति नहीं होगी तब तक बाजार के अंदर जो चीज़ हमें चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट कभी फुलफिल नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें उनका उत्पादन करना ही पड़ेगा, तब बाजार में उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। यानी वस्तुएं बाजार में आनी चाहिए और लोगों को प्राप्त होनी चाहिए, सेवाओं का उत्पादन होना चाहिए और उनको प्राप्त होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मान लीजिए कि यातायात हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया, ये हमें पर डे प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक दिन आपने बनाया और उसके बाद आप नहीं बनाते हो और कई लंबे समय तक बंद रख देते हो, तो इस प्रकार ना तो उनका प्रोडक्शन हो पाएगा और ना वह चीज़ हमें समय पर मिल पाएगी। प्यारे दोस्तों, इसी के आगे हम नेक्स्ट पॉइंट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, उनके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई जानी चाहिए। यानी देखिए, समाज में हर प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं, है ना। बाजार में आप अपने सोशल में देखेंगे, अपने समाज में देखेंगे कि आपको हर लेवल के व्यक्ति देखने को मिलते हैं, चाहे वो लो लेवल हो यानी वह गरीब हो, वो मध्यम हो यानी वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो रिच पर्सन हो, वह अमीर व्यक्ति हो। वस्तुओं का निर्माण जो है वो हमेशा मानव के लिए होता है। अब आप एक बात करेंगे, सर वस्तुओं का निर्माण तो पशुओं के लिए भी होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है। जी हाँ, जरूर होता है, लेकिन उन्हें खरीदता जो है, परचेजिंग जो है वह मनुष्य के द्वारा ही की जाती है। यानी मनुष्य ने आवश्यकता महसूस की, नीड को एम्फेसिस किया और उसको मनुष्य और जानवर जो है, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो बाड़ा चलाता है खेत के अंदर, मान लीजिए उसके जो है वो एनिमल्स हस्बेंड्री चलाता है, तो वहाँ पर उसे कई सारे जानवर जो हैं वो रखने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए भैंस है, तबेला चलाता है, दूध मिल्क प्रोडक्शन करता है, तो वो बाजार से चारा लेकर आता है। तो बाजार से चारे की रिक्वायरमेंट जो थी वो किसको हुई? वो मनुष्य को हुई। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन तो हमने कर दिया, लेकिन उसकी जो आवश्यकता की पूर्ति है वो मनुष्य के लिए होगी। जब तक ह्यूमन उसकी नीड्स को मार्केट के अंदर डिज़ायर नहीं करेगा, तब तक वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाएगा। वस्तुओं के उत्पादन के अनुरूप में इसके बाद है कि चाहे वह डायरेक्ट हो चाहे वह इनडायरेक्ट हो, हमें उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, हमें मनुष्य को वस्तुएं उपलब्ध करवानी है। इसी के लिए जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा। आपने बसें तैयार कर दी, ट्रांसपोर्ट तैयार कर दिया और ऐसी रूट पर आपने बसेस लगा दी जहाँ पर ना तो कोई आता है और ना ही कोई जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा किया गया जो प्रोसेस है, जो आपने प्रोसेस बनाया है, वह बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। अर्थात ऐसी जगह जहाँ पर मनुष्य, जहाँ पर ह्यूमंस की नीड्स होती है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसका महत्व होता है, वहीं पर हमें वस्तुओं को और सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना है और उसके लिए विनिमय करना है, एक्सचेंज करना है। यानी आते रहे जाते रहे, इस प्रकार की प्रोसेस बनती रहेगी। यानी ग्राहक आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना, इनकमिंग आउटगोइंग। तो इस प्रकार से जो हमारी रिक्वायरमेंट है व्यवसाय की, वो फुलफिल होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, इसके अंदर आता है नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का हम उत्पादन करेंगे। इसके अंदर ही लिख देता हूँ मैं आपको, नियमित रूप से, कंटिन्यूअस रूप प्रोसेस में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। देखिए दोस्तों, हमने ह्यूमंस की नीड्स को ध्यान में रखा
उसके बाद मैंने आपको ये फॉर एग्जांपल पहले भी बताया था, जब मैंने इसके सिलेबस के बारे में बताया था कि यदि कोई भी व्यक्ति बिजनेस की शुरुआत करता है तो वह कंटिन्यूअस रहना चाहिए। हो सकता है एक व्यक्ति ह्यूमन बॉडीज़ है, बीमार हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में 1-2-4 दिन चलता है कि भी दुकान उसने नहीं खोली या अपना बिजनेस उसने नहीं चलाया, फैक्ट्री पर मान लीजिए काम नहीं होने के कारण 1-2 दिन बंद हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस बंद रह रहा है, प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे बिजनेस का जो है वो इकोनॉमिक प्रोसेस नहीं कहा जाएगा। मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है और उसके यहाँ पर लकड़ी कटिंग, वुड कटिंग का काम चलता है, लकड़ी के फर्नीचर बनने का काम चलता है, तब ऐसी स्थिति में उसके यहाँ रोज़ वर्किंग होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ आने चाहिए, एम्प्लॉयज़ जाने चाहिए, माल बिकना चाहिए, बाज़ार में जाना चाहिए। अब वो उधार हो रहा है या कैश में हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट एक नियमित रूप से वहाँ पर प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए। एक रेस्टोरेंट है, आपने एक दिन वहाँ खाना खाया और वो 6 महीने बाद वापस ओपन होता है, फिर आप वहाँ गए और जाते हैं तो देखते हैं कि वो बंद रहता है। ऐसी परिस्थिति में कभी भी बिजनेस अच्छे ढंग से नहीं चल पाएगा। बिजनेस के लिए सबसे बड़ी बात होती है कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में उसे चलना चाहिए। आप अपने आसपास की दुकानों को देखते हैं, वह कंटिन्यूअस रूप से चलती रहती है और बंद होती रहती है। अर्थात मतलब क्या हुआ कि उनका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि जैसे अगर मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट है, सुबह 6 बजे शुरू होते हैं और रात के 10 बजे तक वो अपनी दुकान को ओपन रखते हैं ताकि व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट को है वो फुलफिल किया जा सके। एक दूध बेचने वाला जो व्यक्ति है घर घर दूध सर्विस देता है, सुबह 4 घंटे और शाम को 4 और 4 8 आवर्स अपनी सर्विस देता है, तो वह कंटिन्यूअस रूप में देता है। जब एक दिन भी उस प्रकार के कार्य में बाधा आ जाती है, वो मैंने आपको एज कॉजेज के रूप में बता दिया कि कोई कारण हो गया, बीमार हो गया या घर में कोई फंक्शंस हो गया तो वो नहीं आ पाया, उसका कारण नहीं है कि वो बिजनेस नहीं है। अगर वो कंटिन्यूअस रूप में करता है तो उसे बिजनेस का नाम दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसके आगे हम बात करते हैं कि लाभ, मनी प्रॉफिट फैक्टर होना चाहिए। लाभ होना बहुत ज़रूरी होता है, लाभ उसके अंतर्गत होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है लाभ अर्जन, मनी प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हम बिज़नेस करते हैं वो हम इकोनॉमिक प्रोसेस के रूप में करते हैं, यानी कि यदि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको लाभ, प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रॉफिट नो बिजनेस। यानी अगर किसी भी बिजनेस में लाभ नहीं है, देखिए लाभ और लॉस तो चलता रहता है, ऐसी बात नहीं है कि अगर कंटिन्यूअस लॉस ही लॉस हो रहा है और फिर भी आप उस बिज़नेस को किए जा रहे हैं तो आप बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं। ऐसे बिज़नेस को कभी भी नहीं करना चाहिए। आपने 1 साल किया, लाभ हो गया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भी लॉस हो गया, कोई बात नहीं, 3rd ईयर कीजिए। यदि ऐसे 3 साल तक यदि आप करते हैं, उसके बाद में 4th ईयर भी आ जाता है, फिर भी आप लाभ की अपेक्षा किए जा रहे हो, यानी मार्केट में उस वस्तु की डिमांड नहीं और आप बाजार के अंदर उस वस्तु की दुकान लेकर बैठे हो, सर्विसेज को कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं। आपको वो बिजनेस बंद करके किसी और बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। ध्यान रखना, प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस प्रॉफिट से लॉसेस की पूर्ति कर सकते हैं। यानी मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया कि 1 साल आपको लाभ नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ और 3 साल आपको लाभ हुआ, तो आप 1-2 साल उस प्रॉफिट को कमाते कमाते पिछले जो प्रीवियस के जो 2 लॉसेज है उनकी पूर्ति कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब तक लाभ अर्निंग यानी प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगा तब तक हम अच्छे ढंग से बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम देखते हैं वो है प्रतिफल की अनिश्चितता। प्रतिफल की अनिश्चितता। प्रतिफल देखिए दोस्तों होता है रेम्यूनरेशन। हम ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमें जो प्रतिफल है, जो हमें मिलने वाला जो लाभ है, प्रॉफिट अर्निंग है, वो हमेशा एक समान रहेगा। नहीं दोस्तों, कभी भी ये जो बिजनेसमैन सोचते हैं वो इस प्रकार से कभी नहीं सोचते हैं कि हमें जो लाभ होगा वो हर समय एक समान होगा। वह कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। जितनी पैसा लगाएंगे उतना हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, जितना कम पैसा लगाएंगे उतना हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। तब ऐसी परिस्थिति में हमें ये देखना चाहिए कि जितना हमने
पूंजी लगाई है, जितनी हमने कैपिटल हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उतना ही हमें लाभ होगा, उतना ही प्रॉफिट होगा। यदि आपने 1 लाख रुपीस लगाकर बिजनेस शुरू किया है तो प्रॉफिट भी आपको 1 लाख रुपीस के हिसाब से ही आएगा। ध्यान रखना मित्रों, जब तक हम प्रतिफल के ज़्यादा की बात नहीं करते हैं तब जब हम कब करेंगे, जब हमारे पास में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। दोस्तों, अब अगर हम इसके प्रतिफल की अनिश्चितता की बात करें तो ये यानी फिक्स नहीं है, अनफिक्स्ड है। यानी जितना पैसा आप लगा रहे हो, जरूरी नहीं है कि उतनी अर्निंग आपको हो ही पाए। 1 लाख लगाया, आप इसका 10% मार्जिन मान के चलते हो कि पर मंथ मुझे 10,000 मुझे मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कोई फिक्स नहीं होता है। बिजनेस के में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, अप एंड डाउन चलता रहता है। मार्केट के अंदर लो भी होता है, हाई भी होता है। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? ऐसी परिस्थिति में हमें धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। जब मार्केट ज़्यादा अच्छा होगा, हम प्रॉफिट कमाकर हमारे बैलेंस को बराबर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जोखिम। जोखिम तत्व क्या होता है दोस्तों? रिस्क फैक्टर। कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर रिस्क फैक्टर नहीं है, और जो व्यक्ति बिजनेस करता है उसे जोखिम साथ साथ चलती है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि जोखिम बिजनेस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी लाभ प्रॉफिट कह दीजिए और जोखिम रिस्क एंड प्रॉफिट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो बिजनेस में देखने को मिलते हैं। जो जितना ज़्यादा रिस्क लेगा बाजार में, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट की अपेक्षा करेगा। देख लीजिए दोस्तों, बाजार के अंदर आप पटाखे की दुकान देखते हैं, साल भर पटाखे का मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है, और एक समय ऐसा आता है जब सारे पटाखों की बिक्री हो जाती है। यानी शादियों का सीजन ले लीजिए और दिवाली ले लीजिए, एक फैक्ट्री आप देखते हैं, पटाखे की फैक्ट्री में रात दिन काम होता है दोस्तों, है ना। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो पटाखे अभी तक बन रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं। कारण क्या है? कारण है कि एक समय ऐसा आएगा जब सारे पटाखों की बिक्री हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपने कई ऐसे बिजनेस देखे होंगे जो समय के अनुरूप ही चलते हैं। जैसे रेस्टोरेंट है, आप साल भर का खाना साथ बना के रख दीजिए, नहीं चलने वाला है, क्योंकि उसके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स है कि रिक्वायरमेंट आएगी, लोग आएंगे, वो हमें बताएंगे कि हमें क्या खाना खाना है, उनके पास मेन्यू होगा, उस मेन्यू से ऑर्डर दिया जाएगा और उन्हें वेट करने के लिए हाफ एन आवर या 15 या 20 मिनट्स दिए जाएंगे। तब तक हम खाना आसानी से तैयार कर देंगे और उन्हें सर्व कर पाएंगे। बट दोस्तों, यदि आप सुबह खाना बना के रख दें, शाम को पता है आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छे ढंग से चलता है और आपने रिस्क ले लिया कि हम बना देते हैं, तब दोस्तों ऐसी स्थिति में आपका रेस्टोरेंट कभी भी अच्छे ढंग से नहीं चल पाएगा। क्योंकि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ ये तब होते हैं जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात रिस्क फैक्टर तो आपको लेना ही पड़ेगा। वर्तमान समय की अगर हम बात करें, इस लॉकडाउन के माहौल में सभी व्यक्ति रिस्क फैक्टर को लेकर बैठे हैं। अभी जो व्यक्ति पेशेंस नहीं रखेंगे, अपने बिजनेस को अच्छे ढंग से नहीं संभाल पाएंगे, आइडियाज़ नहीं सोचेंगे, तो शायद वो मार्केट में रिस्क फैक्टर को लेते हुए हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों, जोखिम तत्व, रिस्क फैक्टर भी हमारा बहुत ही अच्छा, यानी ये समझिए कि इसको भी साथ लेकर चलना है। जोखिम जो व्यक्ति ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा, बिजनेस भी उसका उतना ही अच्छे ढंग से चलेगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमने जो इन विशेषताओं के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की कि यह एक आर्थिक क्रिया है, व्यवसाय वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, मनुष्य के लिए किया जाता है। मनुष्य को करने के बाद में हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि नियमित रूप से होना चाहिए, नियमित रूप से के बाद में लाभ अर्जन होना चाहिए, लाभ अर्जन के बाद में प्रतिफल की अनिश्चितता और निश्चितता दोनों ही होनी चाहिए कि प्रतिफल निश्चित भी होना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि हमेशा अनिश्चित ही चलता रहता है। कई ऐसे बिजनेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर परफेक्टली है कि हर महीने की इतनी इनकम तो होगी ही होगी, परफेक्टली है। जैसे मान लीजिए ये कोई जैसे ब्याज वगैरह का काम करने वाले लोग हैं, मैं ऐसी बात नहीं करता और नहीं करनी चाहिए कभी भी। इस प्रकार का काम जो है वो गलत तरीके का होता है, बट उसमें क्या होता है कि निश्चितता होती है, उसकी सिक्योरिटीज़ निश्चित होती है, ये होता है। जैसे आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया तो निश्चित है कि आपको मंथ के अंदर इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, 1% के हिसाब से या 0.75 या 2.5% के हिसाब से आपने अपनी जो डिपॉजिट मनी थी उसको 5 साल या 10 साल के लिए बैंक में दे दिया और बैंक आपको पर मंथ ब्याज दे रहा है।
या हर 3 माही के अंतर के रूप में ब्याज दे रहा है, तो वो एक निश्चितता वाली है। लेकिन बाजार की व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों अनिश्चितता की ही होता है। उसके बाद है जोखिम तत्व। रिस्क फैक्टर तो हर समय बना ही रहता है। जो व्यक्ति रिस्क फैक्टर ले लेता है बाजार के अंदर, ध्यान रखना वह ज़्यादा बिजनेस कर पाता है अच्छे ढंग से। तो प्यारे दोस्तों, हमने व्यवसाय के अर्थ के बारे में देखा, हमने व्यवसाय से संबंधित इसके एस्पेक्ट्स के बारे में देखे, इसके इकोनॉमिक्स प्रोसेस के बारे में देखा। इकोनॉमिक्स प्रोसेस के अंतर्गत इसके 2 टाइप्स देखे। 2 टाइप्स में इकोनॉमिक्स प्रोसेस और नॉन इकोनॉमिक्स प्रोसेस के बारे में देखा। उसके बाद हमने बिजनेस प्रोसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में देखा, उसकी विशेषताओं के बारे में देखा। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, व्यवसाय, पेशा और रोजगार क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर व्यवसाय के बारे में बताया। अब पेशा क्या होता है और रोजगार क्या होता है इसकी भी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको व्यवसाय हमने देखा, यहाँ हो गया आपके पेशा और यहाँ हो गया आपके रोजगार। यानी ये हो गया आपके बिजनेस, ये हो गया प्रोफेशन और ये हो गया आपके एम्प्लॉयमेंट। देखिए दोस्तों, तीनों में ही बहुत अच्छा संबंध होता है। हर व्यक्ति अपने इकोनॉमिक प्रोसेस करने के लिए धन कमाता है तो उसे व्यवसाय कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है उसे व्यवसायी कहा जाता है, उस प्रोसेस को व्यवसाय कहा जाता है। जो व्यक्ति लोगों की सर्विस करते हुए अपना काम करता है, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर हो गया, एक डिग्री लेते हुए एक निर्धारित डिग्री के रूप में काम करता है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, टीचर, आर्किटेक्ट अपनी सेवाएं देने का काम करता है, उसे पेशा कहा जाता है। प्रॉफिट तो दोस्तों दोनों में ही है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है। ये भी समाज के लिए किया जाता है, ये भी समाज के लिए किया जाता है। और होता है दोस्तों रोजगार। रोजगार के अंतर्गत एक व्यक्ति उद्योग में अपना काम करता है, मजदूरी करता है, सर्विस करता है, तो इस प्रकार के कार्यों को रोजगार कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए दोस्तों, डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस के अंतर्गत हम इनको तालिका के माध्यम से समझना है और आपको भी एग्जाम में तालिका के माध्यम से करके आना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अर्थ को देखते हैं। अर्थ मैंने आपको बताया इसका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम कहते हैं कि स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट, मीनिंग हो गया इस्टेब्लिशमेंट। इसकी स्थापना जो है कैसे भी की जा सकती है, इसके लिए किसी प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के बिजनेस को कर सकता है, तो इसके लिए किसी प्रकार के भी प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के बिजनेस को स्वतंत्र करने के, बट जो सरकार द्वारा ऐसे बिजनेस जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है वो नहीं कर सकता है। जैसे पटाखे का बिजनेस हो गया, केमिकल्स का बिजनेस हो गया, बीज, खाद, उर्वरक, सीड्स वगैरह हो गए, इनके बिजनेस के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो उनको छोड़ के आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कीजिए, आपको लाइसेंस की स्थापना करने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद है प्रोफेशन, तो इसके लिए आपको एक संस्थान से जुड़ना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना पड़ता है। जैसे वकील बनने के लिए द बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद में अगर आपको सीए बनना है, सीए की डिग्री लेनी है, तो आपको सीए के एग्ज़ाम्स फाइट करने पड़ेंगे। उसके बाद ICAI आपको एक डिग्री देगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा। उसके बाद यदि आपको मान लीजिए कि डॉक्टर बनना है तो मेडिकल काउंसिल से आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इस प्रकार ये जो प्रक्रिया होती है वो पेशे के अंदर स्थापित की जाती है। और रोजगार के लिए आपके और आपके जो ऑनर हैं उनके बीच में एक समझौता होता है और उस समझौते के हिसाब और नियम और शर्तों के हिसाब से आपको रोजगार मिल जाता है। इस प्रकार से आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में वर्क करने के लिए एक डीड होती है, एक समझौता होता है और उस समझौते के हिसाब से आपका काम तय कर कर आपको वहाँ पर कार्य दे दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कार्य की प्रकृति की, इसका नेचर, कि इसका कार्य क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, तो
देखिए दोस्तों, यदि हमें व्यवसाय के नेचर की बात करूं तो व्यवसाय का जो नेचर होता है उसके अंतर्गत जो है हम वस्तु और सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विस दोनों को ही हम व्यवसाय के अंतर्गत जोड़ते हैं। और हमारा जो नेचर होता है वह गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, लोगों तक हमें वस्तु और सेवाओं को पहुंचाना है। पेशे का जो नेचर होता है दोस्तों वो होता है कि इसके अंदर विशेष ज्ञान की सेवाओं को, नॉलेज को लोगों के साथ बांटना होता है। तो यहाँ पर यदि है नॉलेज की बात करूँ तो पेशे की जो नेचर होता है वो नॉलेज टाइप का, यानी वो अपने ज्ञान की शाखाओं का विस्तार करता है और लोगों तक बांटता है। रोजगार के अंतर्गत वर्क होता है कि जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक उसे पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं इसका उद्देश्य की हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, तो देखिए दोस्तों बिजनेस का उद्देश्य होता है मनी यानी प्रॉफिट। तो देखिए दोस्तों पेशे के अंदर भी मनी होती है, प्रॉफिट होता है, बट उसके अंदर फीस ली जाती है और यहाँ पर वेजेज कह दीजिए या सैलरी हो सकती है। उसके बाद और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अलावा और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वह इन तीनों के बीच में डिफरेंस करता है। तो देखिए दोस्तों, अर्थ हो गया, स्थापना हो गई, प्रकृति हो गया, उद्देश्य हो गया। उसके बाद हम लेते हैं कि उसके जोखिम, रिस्क फैक्टर। यदि मैं जोखिम की बात करूं तो व्यवसाय में जोखिम बहुत ज़्यादा होती है, प्रोफेशन के अंदर कोई जोखिम नहीं होती और रोज़गार में कोई जोखिम नहीं होती है। बिजनेस जब चलेगा, प्रोफेशन के अंतर्गत देख लीजिए फीस आनी ही आनी है। एक डॉक्टर देख लीजिए, अगर एक डॉक्टर अपना क्लिनिक शाम के समय चलाता है तो लोग तो बीमार पड़ने ही हैं। यदि लोग बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाना ही है। कोर्ट केस के लिए वकील करना ही करना है। रिटर्न बनने के लिए सीए की आवश्यकता पड़े ही पड़ेगी। इसलिए इससे संबंधित जो है जोखिम हमें देखने को नहीं मिलती है। व्यक्ति अपना काम करे या ना करे, काम है या ना है, उसके मालिक को, उसके ऑनर को उसको वेजेज या सैलरी तो देनी ही देनी है। यदि काम करेगा तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जोखिम सबसे ज़्यादा होती है वह व्यवसाय के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। उसके बाद होता है प्रतिफल, रेम्यूनरेशन। प्रतिफल कह दीजिए या हम इसका अर्निंग कह दीजिए कि बिजनेस के अंदर जितना कैपिटल आप लगाओगे उतनी ज़्यादा मात्रा में आपको जो है प्रतिफल ज़्यादा मिलेगा। पेशे के अंतर्गत हमें किसी प्रकार के कोई कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती। जितनी ज़्यादा आप शिक्षा अर्जित कर कर अपना काम करोगे उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। और रोज़गार में जितना ज़्यादा आपका काम निर्धारित किया गया है उस स्टैंडर्ड टाइम से यदि आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपको अतिरिक्त प्रतिफल की आवश्यकता है, जिसे हम ओवर टाइम की बात करते हैं। यदि व्यक्ति निर्धारित समय में अपना काम करता है तो उसे वेजेज और सैलरी मिलेगी। यदि वह निर्धारित समय से ज़्यादा काम करके ज़्यादा प्रतिफल कमाना चाहता है तो उसे ओवर टाइम करना पड़ेगा। ओवर टाइम करने पर उसे अतिरिक्त पारिश्रमिक या अतिरिक्त रेम्यूनरेशन दिया जाएगा जो उसके लिए भी ज़्यादा अच्छा जो काम करेगा। उसके बाद आता है आपके एक शब्द आता है, वो आता है आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब मैं यहीं से बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, आचार संहिता का मतलब होता है रूल्स कंडक्ट। रूल्स कंडक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने के लिए जो गाइडलाइन दे रखी है सरकार के द्वारा उनका पालन करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि देख लीजिए आपने कहीं ऐसे जैसे मेडिकल की शॉप आप चला रहे हो, मेडिकल का बिजनेस आप कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लगाकर ही आप बिजनेस कर सकते हो। विदाउट लाइसेंस आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आपकी दुकान के ऊपर एक इंक्वायरी की जा सकती है यदि आप विदाउट लाइसेंस है। आप वाइन्स की शॉप चलाते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा आबकारी विभाग से। आप इस प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको रूल्स एंड कंडीशंस के रूप में आचार संहिता जिसे कहा जाता है उसका पालन करना पड़ेगा, यानी सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा और उसी के तहत आपको कार्य
करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यदि मैं प्रोफेशन की बात करूं, पेशे की बात करूं, तो पेशे में भी हमें रूल्स एंड कंडीशंस को मानना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन को। आप जिस संस्थान से रजिस्टर्ड होते हैं उन संस्थान के द्वारा दिए गए रूल्स रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वकील बनते हैं तो वकालत करने के कुछ नियम हैं, उन नियमों का आपको पालना करनी पड़ेगी। उसके बाद यदि आप डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टरी के लिए मेडिकल काउंसिल के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको मानना पड़ेगा कि आप अपना अलग हॉस्पिटल बनाते हैं या आप एक डॉक्टर है तो आपका सबसे पहला जो है धर्म क्या है वो है, उन सभी बातों को मानते हुए आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद यदि रोजगार है तो आपके ऑनर द्वारा, आपके मैनेजमेंट द्वारा दिए गए नियमों को मानकर ही आपको काम करना है, उनके रूल्स रेगुलेशन को मानना है। उसके विदाउट आप किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते। जो आपके मैनेजमेंट बना हुआ है उसके अंडर में वह काम नहीं आता है तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते, वरना आपको आपकी जो सर्विस है उससे आपको हटाया जा सकता है, बिजनेस बंद किया जा सकता है, आपके पैसे से संबंधित आपकी डिग्री को रद्द किया जा सकता है। आई होप दोस्तों आज का चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। हमने अध्याय फर्स्ट शुरू किया है, इसके आगे हम धीरे धीरे अध्यायों की ओर बढ़ेंगे और यकीन मानिए दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल मैं करता जाऊँगा। इसी के साथ मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल सुबोध गुरुजी को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे। आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे दोस्तों मुझे उतना ही ज़्यादा आपको बताने में और समझाने में मोटिवेशन मिलता रहेगा, क्योंकि आप ही वह हमारा मार्केट है जो तय करते हैं कि हम कितना अच्छे ढंग से आपके सामने प्रेजेंटेशन लेकर आएंगे। दोस्तों इसी के साथ में मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। नमस्कार दोस्तों।